सन 2020 का प्रलयंकारी वर्ष। देश की शाहराहें चित्कार उठी हैं मेहनतकश मजदूरों के लहूलुहान कदमों की आहट पाकर। देशव्यापी तालाबंदी और लाखों लाख की संख्या में प्रवासी कामगारों और मजदूरों का त्राहिमाम, रोज बरोज विकराल होती कोरोना महामारी के महाचक्र से घबराकर शहरों में जिल्लत की जिंदगी जी रहे मजबूर आवाम मरने से पहले किसी तरह अपने गांव पहुंचने को आतुर, ताकि अगर मौत आए भी तो अपनी मिट्टी की गोद में आखिरी सांस ले पाएं। लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, मानवता आर्तनाद कर रही थी और सत्ताधारी अभी भी कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा सेवाधारी व्यक्ति भी था जिसने देश के कोने कोने में फंसे हम लोग अभी उत्तराखंड में है और हम लोग रहने वाले बिहार के 10-15 आदमी है। उत्तराखंड जिला देहरादून थाना ऋषिकेश बाईपास श्यामपुर में रहते हैं। हम लोग लगभग 100 से ज्यादा आदमी हैं। जब एक चरण लॉकडाउन हुआ तब दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण। अब हम लोग के पास कोई साधन नहीं। बिहार के गरीब मजबूर लोगों को पैसे एवं अन्न से बस और रेल की सुविधा पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। सेवा अगर विज्ञान है तो वे सेवा वैज्ञानिक हैं। वैसे लोग उन्हें पप्पू यादव के नाम से जानते हैं। देशव्यापी लॉकडाउन घोषित होते ही पप्पू यादव ने तात्कालिक तौर पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया। जन अधिकार पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस विशेष कार्य बल में दिन रात कार्यरत लोगों का हौसला बुलंद रहे, इसके लिए पप्पू यादव ने बिहार के हीरो नाम से एक कैंपेन चलाया और घोषणा कर दी कि हर वो व्यक्ति जो मानव सेवा करेगा, श्री पप्पू यादव जी उसे बिहार के हीरो के सम्मान से नवाजेंगे। बिहार के हर जिले में मुस्तैद सैकड़ों की संख्या में स्पेशल टास्क फोर्स पप्पू यादव के पार्टी से हमने हर जगह गोपालगंज, बेतिया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सिवान, मोतिहारी, छपरा, हर जगह हमने के पार्टी की तरफ से पप्पू यादव जी बंटवा होता है। पप्पू यादव के नेतृत्व में अगले 72 दिनों तक लगातार मानव सेवा करती रही। इस दौरान 30,000 से भी अधिक जरूरतमंदों को कैश ट्रांसफर किया गया। दर्जनों बसों का काफिला कोटा में फंसे बिहार के मेधावी छात्र छात्राओं को उनके घर तक पहुंचाया। 500 बसों के जरिए लोगों को दिल्ली से बिहार भेजा गया। पटना बस स्टैंड से बिहार के विभिन्न जिलों के लिए लगातार बस उपलब्ध करवाया गया। 10 लाख से अधिक परिवारों को राशन पहुंचाया गया। बिना किसी विभाग और मंत्रालय के पप्पू यादव ऐसा कर सकते हैं तो भला सोचिए कि जब उनके पास सरकारी तंत्र और महकमा रहेगा तो सेवा वैज्ञानिक पप्पू यादव कितनी बड़ी क्रांति कर देंगे। सेवा वैज्ञानिक पप्पू यादव की सेवादारी ने दुनिया को अचंभित कर दिया था। जब पिछले वर्ष बिहार की राजधानी पटना बाढ़ की विभीषिका में आर्तनाद कर रही थी, तब भी पक्ष और विपक्ष के नेतागण स्वयं को बचाने के फिराक में लगे हुए थे और सेवा वैज्ञानिक पप्पू यादव अपनी जान की परवाह न करते हुए बाढ़ में फंसे पटना के लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहे।
पटना शहर के गटर और बाढ़ मिश्रित गंदले पानी में कई दिनों तक लगातार खड़े रहने की वजह से उनके शरीर में गंभीर इन्फेक्शन हो गया। परिणाम स्वरूप पप्पू यादव को 10 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। सेवा और संघर्ष पप्पू यादव के लिए दो प्राणवायु हैं। एक तरफ पप्पू यादव सेवा वैज्ञानिक की भूमिका में होते हैं तो दूसरी तरफ वे संघर्ष के प्रतिमूर्ति होते हैं। एनआरसी और एनपीआर की आड़ में जब देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न हुआ तब पप्पू यादव फिर मैदान में आ जुटे। और क्या जामिया, क्या अलीगढ़, क्या जेएनयू, क्या डीयू और क्या शाहीन बाग, देश का हर आंदोलनकारी जत्था अपने संघर्ष में पप्पू यादव की बुलंद आवाज की मांग करने लगा और पप्पू यादव ने सुनिश्चित किया कि वो सभी आंदोलनकारियों की आवाज का अटूट हिस्सा बने। सेवा और संघर्ष से पप्पू यादव का रिश्ता बचपन से ही चला आ रहा है। यही वजह है कि सन 1990 में महज 23 वर्ष की उम्र में जनता ने अपने सेवक पप्पू यादव को निर्दलीय विधायक निर्वाचित किया। तब से लेकर पप्पू यादव को जनता ने 5 बार अपना सांसद निर्वाचित किया, क्योंकि सेवा वैज्ञानिक पप्पू यादव की हर सांस बिहार के आम आवाम के नाम समर्पित है। प्रतिदिन 18 घंटे के हिसाब से साल के 365 दिन जनता के बीच रहने वाले सेवा वैज्ञानिक पप्पू यादव ने एसएससी, यूपीएससी, दारोगा बहाली, नियोजित और संविदा कर्मचारियों, मानव बल, टीटी, बीएड, आशा, आंगनबाड़ी, मेडिकल माफिया के खिलाफ, एजुकेशन माफिया के खिलाफ हर वो सवाल जो मानव के मुस्कुराहट का मार्ग प्रशस्त करे, हर वो सवाल जो बुराई को मिटाता हो, पप्पू यादव ने ऐसे हर सवाल को लेकर सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी है। वो मामला SC/ST का हो या फिर दशरथ मांझी के परिवार के लिए रोजी रोटी की समस्या हो, रेल दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के दुखी परिवार हों या फिर किसी सैनिक की शहादत का दर्द, हर वक्त पप्पू यादव दुनिया के तमाम काम छोड़कर उनके दर्द साझा करने सबसे पहले पहुंचते हैं। सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ औरंगाबाद, रोसड़ा, भागलपुर, नवादा, सीतामढ़ी, बिहार शरीफ, किशनगंज, अररिया, हर प्रभावित स्थल पर पप्पू यादव अमन शांति का पैगाम लेकर पहुंचते हैं। और जब जब प्रवासी बिहारियों पर किसी भी प्रदेश में जुल्म हुआ तो तत्काल वहां पहुंचकर अपने प्रवासी बिहारी भाइयों की सुरक्षा के लिए सिर पर कफन बांधकर पहुंच जाते हैं। और इस राजनीतिक साजिश के पीछे बिहार और यूपी को पूर्वांचल को निशाना क्यों बनाया गया? अब राजनीति हमेशा राजनीति में निशाना जब भी जहाँ देखिए, कभी मणिपुर में, कभी नागालैंड में, कभी आप बाला साहब ठाकरे के पहले से लेकर के आज तक आप बॉम्बे के हाल को देखिए, और उसके बाद अब गुजरात में जहाँ देश के प्रधानमंत्री बार बार फेंकते हैं और अपमानित करते हैं। हम अपने अधिकार और सम्मान के लिए हम यहाँ हैं। बिहारियों के भीतर यदि डर पैदा हो गया तो भारत का निर्माण रुक जाएगा। पूर्वांचल के भीतर किसी भी तरह का डर पैदा नहीं हो, इसीलिए पप्पू यादव यहाँ आया। शेल्टर हाउसों में भी स्त्री सुरक्षा का प्रश्न हो। 9 लड़की भागलपुर से गायब है। मैडम, दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा, मैं गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनम्र करूंगा कि सीबीआई इंक्वायरी इसमें बहुत आवश्यक है। या फिर सीतामढ़ी के चीनी मिल में मजदूरों को जिंदा जलाने की बात हो, तो फिर अभी तक सरकार उस चिन्हित करके मुआवजा क्यों नहीं दे रही है? कोई जिंदगी जीने के लायक नहीं, घर में खाना नहीं बन रहा। या फिर अपराध के खिलाफ पटना से बाढ़ की पद यात्रा हो, या बेटियों की सुरक्षा के सवाल पर मधुबनी से पटना की यात्रा करनी पड़ी हो, विकास के सवाल पर बहादुरगंज से किशनगंज की पद यात्रा हो, बाढ़ हो, तूफान हो, अगलगी हो, सड़क दुर्घटना हो या कोई भी अन्य हादसा, दुनिया का अकेला नेता है पप्पू यादव, जो पीड़ितों के आंसू सूखने से पहले ही उन आंसुओं को पोंछने पहुंच जाता है, कभी भाई बनकर तो कभी बेटा बनकर। पप्पू यादव का संघर्ष और सेवा जारी रहा जनता के लिए।
हमारी बेटी है सब। बेटी की शादी में हमारे तरफ से पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए मिलते हैं। आप लगाइए। कोरोना महामारी ने विकास के दावों की पोल खोल दी, जब लाखों लाख की संख्या में पढ़ाई और कमाई के लिए अपने परिवार से दूर देश के विभिन्न कोनों से प्रवासी बिहारी अपने घर वापस जाने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। एक वक्त था जब बिहार अपनी शानो शौकत से भारत देश का मुस्तकबिल लिखा करता था। बिहार ने भारत देश को उत्कृष्ट नौकरशाह, शिक्षाविद और उद्योगपति दिए हैं। कल कारखानों से पटे बिहार में चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल, सरकारी फैक्ट्रियों के साथ साथ निजी क्षेत्र की फैक्ट्रियां भी थीं और ये सबसे बड़े पैमाने पर रोजगार देती थीं। लोग अधिक से अधिक राज्य के अंदर ही काम किया करते थे, किंतु बीते दशकों में जब पूरा देश तरक्की की राह पर अग्रसर था, बिहार में एक एक करके कल कारखाने बंद होकर खंडहर में तब्दील हो गए। बिहार शुगर कॉरपोरेशन, बरौनी खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा गढ़हरा रेलवे यार्ड, लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, अपना बिहार भी तरक्की कर रहा था। बिहार तरक्की कर रहा था अपराध में, देश में नाम रोशन कर रहा था घोटालों में, चोरी करके मैट्रिक की परीक्षा देने में। आपने कभी सोचा कि परीक्षा में छात्रों को चोरी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का हालिया सर्वे रिपोर्ट बताती है कि बिहार प्राथमिक विद्यालयों के 80% शिक्षक स्वयं मैट्रिक फेल हैं। बिहार के 73,000 एलिमेंट्री स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। 2 साल पहले की बात है जब मैट्रिक परीक्षा में सरेआम चोरी के लिए बिहार देश भर में शर्मसार हुआ था। तब उसके बाद इंटरमीडिएट यानी 12वीं की परीक्षा को टाइट किया गया और परिणाम यह हुआ कि 12 लाख परीक्षार्थियों में से 8 लाख फेल हो गए। बिहार में 1 लाख युवक युवतियों में से सिर्फ 7 लोग ही कॉलेज का मुंह देख पाते हैं, जबकि कर्नाटका जैसे राज्य में 1 लाख में से 57 छात्र कॉलेज में अपना नामांकन करवाते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय के दिशा निर्देश के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा चयनित देश के सर्वश्रेष्ठ 100 महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की फहरिस्त में बिहार सरकार का एक भी संस्थान शामिल नहीं है। देश के टॉप 40 मेडिकल कॉलेजों में से एक भी बिहार में नहीं है। बिहार टॉप करता है गरीबी में, बिहार टॉप करता है भूखमरी में, बिहार टॉप करता है अपराध में, बिहार टॉप करता है अस्पतालों में मरने वाले बच्चों की संख्या में। इसी साल बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को दिए एक हलफनामे में स्वीकार किया है कि बिहार में 57% चिकित्सकों और 71% नर्सों की सीट खाली है। बिहार की बीमार गरीब जनता के लिए कंपाउंडर ही भगवान होते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय की व्यवस्था में ढांचागत सुधार के लिए सेवा वैज्ञानिक पप्पू यादव ने सरकार के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया और जब उन्होंने देखा कि बिहार के सियासतदानों को बिहार की कोई चिंता नहीं है, तो उन्होंने नया बिहार बनाने का संकल्प लिया। फलस्वरूप एक नए राजनीतिक मंच का आगाज हुआ, जन अधिकार पार्टी। पप्पू यादव और उनकी पार्टी बिहार में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहती है। इसकी लड़ाई चरणबद्ध होगी और बिहार आवाज देगा और आने वाले समय में बिहार पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाएगा। यह मैं आपको वचन देता हूं। पप्पू यादव लगातार मांग करते रहे हैं कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी और उसके परिवार का इलाज और उसके बच्चों की शिक्षा निश्चित रूप से सरकारी संस्थानों में ही हो। इसके लिए उन्होंने एक समान शिक्षा,
एक समान स्वास्थ्य सेवा और एक समान न्याय का नारा दिया। बिहार को भारत का एजुकेशन हब बनाया जा सकता है, कृषि आधारित उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। फहरिस्त बहुत लंबी है, इसीलिए उन्होंने बिहार के आवाम के साथ अपना प्रतिज्ञा पत्र साझा किया है, जिसमें उन्होंने विस्तार से सुनहरे बिहार के भविष्य के परिदृश्य को रेखांकित किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी एक नई इबारत लिखने की तैयारी में जुटी है। निर्णय आपको करना है कि आपको सत्ताधारी चाहिए या सेवाधारी। कंप्लीट ऑपो जो यहाँ पर बड़ी रूप में है, हम लोगों ने उसका विरोध किया है। नो चाइना, नो चाइनीज।